टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी। इस चीज को समझने से पहले एक चीज प्लीज अपने माइंड में क्लियर कर लें। सिगमंड फ्रॉइड ने कोई टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नहीं बताए थे, उसने पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि पर्सनैलिटी का ये स्ट्रक्चर होता है, टाइप नहीं कहा था। id ego super ego is the structure of the personality, not the type of personality। ठीक है, कहीं बुक एक तो बुक मैंने जाके पढ़ा था, इसमें ये लिखा था कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, नहीं, टाइप्स के बारे में तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, टाइप्स नहीं थे, स्ट्रक्चर थे। तो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर बताया उन्होंने पर्सनैलिटी के, इड, ईगो और सुपर ईगो। तीनों के बारे में आपने सुना होगा, तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए इड क्या होगा, इड के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इड? एनीवन प्लीज बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय इट? सर इसका मतलब कौन होता है सर? कोई भी हो सकती है, नंबर, कोड। क्या बताया तुम्हारा, दोबारा बताना मंजू। आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी? नहीं यस सर। नहीं, आइडेंटिटी नहीं होती। इसका मतलब आइडेंटिटी से नहीं है। आईडी, आईडी का मतलब वो तो आईडी आइडेंटिटी कार्ड हो गया, वो नहीं, एक कुछ और था यहाँ पे। ये सीमा सर ये जन्मजात होता है सर, जिसमें इसको सोशल की कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर रहता है, भी दूसरों की नहीं सोचते सर। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ शिवानी, आप भी कुछ बोल रहे थे। इड में सर टोटली मतलब एक बच्चा होता है जो जिद करता है टोटली, तो उसको जैसे अपनी जो इच्छा है वो एज इट इज कभी पूरी होनी चाहिए उसी मोमेंट पर। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या इड बच्चों के अंदर ही होती है? नहीं सर, बड़ों के अंदर भी होती है। ओके, देखिए ये तीनों जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है ना, वो हर किसी के अंदर है। वो आपके अंदर भी हो, मेरे अंदर भी हो, बच्चों के अंदर भी है। हाँ, बच्चों के अंदर इड वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा होता है, तो बड़ों के अंदर वो सुपर ईगो वाला आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेजर जो होता है इड, वो बच्चों के अंदर पाता है। अब इड है क्या, उसको थोड़ा समझिए। इड का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ये हमारी जितनी भी इच्छाएं है ना, जितनी भी इच्छाएं हम पूरी लाइफ में करते हैं, उसको पाने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे एफर्ट करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक तरीके से मैं ये कहूँ कि मुझे तो वो नीड चाहिए है, मुझे तो वो चीज चाहिए एट एवर एनी कॉस्ट। यानी एक मैंने जिद्दी की है कि मुझे तो वो चीज चाहिए, हर हाल में मुझे चाहिए। वो चाहे रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो नहीं करती हो, जैसे छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसको दूध चाहिए, उसके लिए कोई मतलब नहीं रियलिटी से कि दूध आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको तो दूध चाहिए है। वो क्या है, वो इड पार्ट। इट हमेशा आपको ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेकर के जाती है, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोपेल करती है, फोर्स करती है। इसलिए इड हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है। तो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रॉइड अर्लियर नोशन ऑफ द अनकॉन्शियस। पूरी की पूरी इड आपकी टोटली अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। इड हमेशा अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, जिसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, बच्चे को तो दूध चाहिए। इड इज द रिजर्वायर ऑफ द इंस्टिंक्ट एंड लिबिडो। हमने इंस्टिंक्ट पढ़ा था, हमने लिबिडो पढ़ा था। रिजर्वायर का मतलब होता है स्टोर। सारी की सारी जितनी भी इंस्टिंक्ट है, जितनी भी लिबिडो एनर्जी है हमारी, वो सारी की सारी स्टोर होती है ईडी के अंदर। इट इज द पावरफुल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी, बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर पर्सनालिटी का, बिकॉज इट सप्लाई ऑल द एनर्जी फॉर द अदर टू कंपोनेंट। देखिए, चाहे ईगो हो चाहे आपकी सुपर ईगो, दोनों कंपोनेंट को पावर सप्लाई कौन करता है, आपका इड करता है। इसलिए इड प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब समझिए क्या है, द प्रिंसिपल बाय विच द इड फंक्शन टू अवॉइड पेन एंड मैक्सिमाइज द प्लेजर। प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब है आपको पेन को तो अवॉइड करना है और प्लेजर को मैक्सिमम करना है। यानी ऐसा मतलब है जी, मुझे अपनी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं चाहिए, मुझे तो प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए। तो आपको जो आपकी जो नीड पैदा हुई है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, मान लो खाना, भूख लगी, अब जो भूख लगी है ना आपको, भूख लगते ही आपके ब्रेन ने साइन दे दिया कि आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है।
ठीक है, इंस्टिंक्ट हमारी एक्टिव हो गई, भूख वाली इंस्टिंक्ट एक्टिव हो गई। अब लाइफ इंस्टिंक्ट है, खाना तो खाना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो वहां पे रियलिटी क्या कह रही है कि अभी आप खाना नहीं खा सकते। आपको घर में कोई काम है या ऑफिस में कोई काम है, कोई फंक्शन चल रहा है, आपको अवॉइड करना है। तो एक टाइम के लिए जहां पर आपने रियलिटी को समझ के उस सिचुएशन को अवॉइड कर दिया, वो तो होगा ईगो। बट एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको ये लगेगा कि अब तो खाना खाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा रहना तो खाना खाना ही है। उस टाइम पर आपकी इड आपके ऊपर हैवी हो जाती है, वो ना तो ईगो को देखती, ना फिर वो सुपर ईगो के ऊपर ध्यान देती है। इट बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होती है? प्लेजर प्रिंसिपल को। जो आपको क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए, प्लेजर होता है। यानी मेरी पर्सनैलिटी, मेरा वो स्वभाव जो मुझे क्या करता है जी, प्लेजर दे रहा है एट एवर एनी कॉस्ट। चाहे कुछ भी हो, मुझे तो वो चीज चाहिए ही चाहिए। वो होता है आपका प्लेजर प्रिंसिपल, जो पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर को मैक्सिमाइज करता है। इट इज ए सेल्फिश प्लेजर सीकिंग स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव है, अमोरल है, इंसिस्टेंट है, राश है। ये सारी की सारी खूबियां होती है इड के अंदर। इसलिए कहते हैं इड को एक समझाने के तौर पर हम कहते हैं एक तरह की जिद करना। जैसे बच्चा है, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि आप चॉकलेट खरीद सकते हैं, वो सेहत के लिए हानिकारक है, उसको तो चॉकलेट चाहिए। वो रूठ जाता है, वो रोने लग जाता है, अपनी बात मनवाता है। तो वो उसके अंदर जो लेवल है, वो कौन सा लेवल है, आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, सॉरी, वो पर्सनैलिटी का इड स्ट्रक्चर है, वो हमारी इड है। हम भी पूरा दिन कभी कभी जिंदगी में अब भी ऐसा कुछ चीजें कर लेते हैं, घर वालों से रूठ जाते हैं, कुछ अपनी बात को मनवाने के लिए। वो जो पार्ट है ना हमारा, वो होता है हमारा इट, वो होता है हमारा इट। ओनली वे it can attempt to satisfy its needs are through reflex action, and this is fully hallucinatory or fantastic experience which Freud labeled primary process of thoughts। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एक्शन के नाम से आता है, यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेस थॉट्स है। एक बच्चा जो है ना, अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है किसी भी तरीके से, तो जो एक्शन यूज करेगा ना, हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे हमने देखा भी है कि उसको कुछ ना कुछ खिलौना चाहिए होता है या उसको कोई खाने की चीज चाहिए होती है, वो रोने लग जाते हैं, वो लेट जाते हैं जमीन पे, हाथ पांव मारने लग जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना। वो जो बिहेवियर कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थॉट्स या प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एक्शन। आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करने का जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, इड जो रास्ता अपनाती है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एक्शन या प्राइमरी प्रोसेस थॉट्स। क्लियर एवरीवन? मोटा मोटा क्या समझना है इसमें कि ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ये सेल्फिश होती है, ये इंस्टिंक्ट और लिबिडो का शोर आउट होता है। ये दोनों कंपोनेंट को क्या करती है, पावर सप्लाई करती है, और इसके अंदर अपनी बात को अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए इड जो रास्ता अपनाती है, जो वे अपनाती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एक्शन या प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थॉट्स। क्लियर? ओके, यस एवरीवन, प्लीज बताइए। इट समझ में आ गया तो ईगो समझ में आ जाएगी, ईगो समझ में आ गया तो सुपर ईगो समझ में आ जाएगी। यस सर। आगे चलते हैं जी। देन ईगो। अच्छा, आपने बहुत बार ये वर्ड यूज किया होगा भाई कि ये तो बड़ा ईगो में है, ये तो बड़ी ईगो में है ना? हम करते भी हैं, फला तो बड़ा ईगो में रहता है या रहती है। तो क्या ईगो नेगेटिव एस्पेक्ट है या पॉजिटिव एस्पेक्ट है? इसमें बहुत मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ईगो नेगेटिव है कि ईगो पॉजिटिव है? सोचिए इसके बारे में। आपने बहुत बार ईगो को पढ़ा होगा, बहुत बार नाम सुना होगा, ईगो 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 में रहता है, ईगो में रहती है। तो क्या ईगो पॉजिटिव है या ईगो नेगेटिव है? यस, थिंक अबाउट इट। अनु, आप तो बता ही सकते हैं। अनु बेसिकली काउंसलर है ये एक हॉस्पिटल के अंदर, तो इनके पास पेशेंट आते तो बता ही सकती है। बताइए अनु, ईगो नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है?
सर ईगो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों टाइप की हो सकती है। ओके, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव का एक एग्जांपल दे दो, एक नेगेटिव का एग्जांपल दे दो, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं सबके लिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, फ्रॉम द माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ईगो इज ए न्यूट्रल। मैंने कहीं किताबों में कहीं जिक्र नहीं सुना इसकी थ्योरी के अंदर कि ईगो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा। तो ईगो इज ए न्यूट्रल, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज नहीं है। ईगो का मतलब होता है रियलिटी। आप अपने बारे में रियलिटी जानते हैं, आपको पता है कि हम साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब आप ईगो में हैं। मुझे पता है कि मैं साइकोलॉजी अच्छे से करा सकता हूँ, सबसे अच्छे से नहीं लेकिन मैं अच्छे से करा सकता हूँ, तो इन द सेंस मैं ही करा सकता हूँ, तो अहंकार हो गया। ये ईगो नहीं है। ईगो मतलब मुझे मेरी रियलिटी पता है कि मैं करा सकता हूँ या नहीं करा सकता। आपको अपनी रियलिटी पता है कि हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, वो होता है ईगो। ईगो इज नॉट ए नेगेटिव, ईगो इज नॉट ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, उनमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि ईगो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ईगो अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं, तो इसका मतलब न्यूट्रल है। चलिए, अब सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है ईगो के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट, वो स्ट्रक्चर जो आपको प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, जिसको हर हाल में प्लेजर चाहिए, एट एवरी कॉस्ट, चाहे कुछ भी होता है। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा रियलिटी प्रिंसिपल। देखिए, आप अपनी रियलिटी, अपने वास्तविकता के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब आप मान लो एक क्लास पढ़ रहे हैं, इस क्लास में आपको पता है कि भाई मुझे ये थ्योरी अच्छे से नहीं आती, अपनी रियलिटी जानते हो, इसका मतलब आप ईगो में हैं। यानी अपनी रियलिटी के बारे में जानना, अपनी रियल में मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उनके बारे में जानना, वो कहलाता है ईगो। वो आपका एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का, ईगो। टू द फ्रॉइड, रैशनल एस्पेक्ट, कि एक बार पूछा गया था कि रैशनल एस्पेक्ट कौन सा पर्सनालिटी का, वो ईगो होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग द इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप रियल में वो नीड सेटिस्फाइड कर सकते हैं, वो इच्छा पूरी कर सकते हैं, वो चीजें किसी को दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते रियलिटी में। ठीक है ना। अब जैसे बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए हर हाल में, तो वो तो ईद पे है। अगर वही बच्चा, सेम बच्चा ये कहे कि नहीं चॉकलेट तो हम अभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हम खरीद ही नहीं सकते, या मेरे पापा इस चीज को भी दिला नहीं सकते, बच्चा रियलिटी समझ गया, तो वो क्या करेगा, नहीं आज नहीं फिर कभी देखेंगे। अब बच्चा किस पे, ईगो पे बात कर रहा है, यानी उसको अपनी रियलिटी पता लग गई, वो होता है ईगो। वो एस्पेक्ट बच्चे का हो गया ईगो वाला। लेकिन उसको चाहिए ही चाहिए है, चाहे मार पीट लो, कूट लो, कुछ भी कर लो, उसको चाहिए है, तो इसका मतलब वो क्या है, इड है। और ईगो, ईगो अपने आप में बच्चा रैशनली थिंक करता है, इंटेलिजेंटली थिंक करता है, सोचता है आउटवर्ल्ड के बारे में कि नहीं अब ये चीज हम नहीं खरीद सकते। वो बात कर रहा है अपनी ईगो की, रियलिटी प्रिंसिपल की। द ग्रोइंग चाइल्ड taught to deal intelligently and rationally with the other people and outside world and to develop the power of perception। जब बच्चे के अंदर परसेप्शन आ जाती है, रिकॉग्निशन आ जाती है, जजमेंट की पावर आ जाती है, मेमोरी बनना शुरू कर देती है, तो वो क्या करता है जी, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इन चार चीजों की हेल्प लेता है, परसेप्शन, रिकॉग्निशन, जजमेंट एंड मेमोरी। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस थॉट या सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ एक्शन। देखिए, इड जो यूज करती है वो प्राइमरी प्रोसेस एक्शन है, ईगो जो यूज करता है वो सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ एक्शन है। क्योंकि जब 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 बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो उसके अंदर परसेप्शन करने की पावर आ जाती है, रिकॉग्नाइज करने की पावर आ जाती है, असेसमेंट करने की पावर आ जाती है, इवेल्युएट करने की पावर आ जाती है, मेमोरी की पावर आ जाती है। तो उससे वो क्या करता है, उससे वो अपनी रियलिटी को समझता है कि क्या मुझे ये चॉकलेट अभी खानी है या मैं बाद में भी खा सकता हूँ। ठीक है, बच्चे ने जिद की कि भाई मुझे तो चॉकलेट चाहिए। अब बच्चे ने सोचा कि पापा के पास इतने पैसे है ही नहीं, आपको भी चॉकलेट दिखाएगा, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं पापा कल दिला देना। तो यानी ये क्या कर रहा है, अपनी रियलिटी के बारे में उसने समझा, अपनी रियलिटी को जाना, तो उसने वो आइडिया क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि आज नहीं कल करेंगे। इसलिए कहती है ईगो डज नॉट प्रिवेंट
id satisfaction, ego try to postpone, delay or redirect. समझ में आया? ईगो क्या करती है, आपकी जो id की जो डिमांड उठी है ना, उसको खत्म नहीं करती, उसको डिले करती है, उसको पोस्टपोन करती है, उसको रिडायरेक्ट करती है। किस ऑर्डर में? डिमांड ऑफ द रियलिटी। अब पापा के पास पैसे नहीं है, आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे, कल खा लेंगे। यानी id की जो डिमांड थी वो क्या कर दी, ईगो ने पोस्टपोन कर दी। वो पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी कहलाता है ईगो, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। और इसमें जो एक्शन या बिहेवियर करते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ एक्शन या सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ थॉट्स। क्लियर है कि नहीं है दोनों, ईड और ईगो? बताइए। ये जो लास्ट लाइन है ना, लास्ट लाइन जो लिखी है उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस कीजिए आप। मैं दोबारा फिर पढ़ रहा हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द ईगो डज नॉट प्रिवेंट इट सेटिस्फैक्शन। ये बहुत बार पेपर में भी आता है। ईगो जो है ना, वो इड की सेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट नहीं करती, बचाती नहीं है, खत्म नहीं करती है, बल्कि इसको क्या करती है, डिले करती है। आज नहीं कल करेंगे, पोस्टपोन कर दिया, या रिडायरेक्ट का मतलब क्या ये चीज सही है कि नहीं है, उस पर भी थोड़ा सा सोचती है और वो उसको डिले कर देती है या पोस्टपोन कर देती है कि अब रियलिटी की डिमांड क्या है। क्लियर? यस एवरीवन? यस सर। समझ में आ रहा है ना? रजनी, मोनिका, मंजू, शिवानी, सीमा, बहुत बेसिक लेवल से मैं चीज समझा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा हार्ड लेवल इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि फिर वो आपके ऊपर को जाएगी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के चीजें धीरे धीरे अपने आप जब सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो और इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ोगे आप, और मजा आएगा पढ़ने का। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मजा आएगा चीजों को दोबारा पढ़ने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, ये कुछ और है ईगो के बारे में। रियलिटी प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल बाय व्हिच द ईगो फंक्शन टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट कंसेंट्रेट टू द एक्सप्रेशन ऑफ द इड इंस्टिंक्ट। इड की जो इंस्टिंक्ट है ना, उसको क्या करती है, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट तरीका प्रोवाइड कराती है उसको फुलफिल करने का, उसको डिले करती है, उसको पोस्टपोन करती है, उसको खत्म नहीं करती। इसलिए उसको कहते हैं रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ईगो सिर्फ टू मैटर्स, ईगो दो काम करती है। पहला, id and reality is consistently mediating and striking compromise between their conflicting arms. देखिए, id और रियलिटी के बीच में क्या होता है, कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है। id कहता है मुझे तो चीज चाहिए चाहिए, ईगो कहती है कि नहीं मिलेगी, रियलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट की डिमांड पैदा हो जाती है जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं ना, इन्हीं ईड और रियलिटी के बीच में, ठीक है ना, ईड और ईगो के बीच में जब गैप बढ़ जाता है, उस गैप बढ़ने के कारण आपको एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को ये एंजाइटी कहता है, और उस एंजाइटी को से बचने के लिए हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो दिस कंट्रोलिंग एंड पोस्टपोनिंग फंक्शन ऑफ द ईग मस्ट बी एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली। ये क्या करता है, ईड की डिमांड को या तो पोस्टपोन करता है या कंट्रोल करता है। इफ नॉट द ईड इंपल्स माइट कम टू डोमिनेट एंड ओवरथ्रो। अगर ईगो नहीं कर पाता उसको कंट्रोल और पोस्टपोन, तो ईड आपकी क्या हो जाती है, आपके ऊपर हैवी हो जाती है, डोमिनेट हो जाती है। ए पर्सन कंट्रोल बाय द इड कैन इजीली बिकम ए डेंजर ऑफ द सोसाइटी। जब आपके ऊपर अपनी इड हैवी हो जाती है ना, तो आप सोसाइटी के लिए खतरा क्रिएट भी कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? यानी इड इतनी पावरफुल होती है कि आप सोसाइटी के लिए क्या करवा सकते हैं, डेंजर क्रिएट कर सकते हैं, डेंजर बन सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। इसलिए ईगो जो है मीडिएट करती है आपकी इड की डिमांड के ऊपर। लेकिन काफी बार क्या होता है ना कि ईगो मीडिएट नहीं कर पाती, ईगो कंट्रोल नहीं कर पाती, कोई पोस्टपोन नहीं कर पाती इड की डिमांड को, और इड की इंपल्सेस हमारे ऊपर हैवी हो जाती है। इसके चक्कर में कभी कभी जो सोसाइटी में हम क्राइम भी कमिट कर देते हैं। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए कहता है इड टोटली आपका अनकॉन्शियस के ऊपर डिपेंड है। अनकॉन्शियस
अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड अनकॉन्शियस इज द पर्सनालिटी। ये अनकॉन्शियस पार्ट ही आपकी पर्सनालिटी है। ये इसी को तो ठीक करना है, इसीलिए तो साइको एनालिसिस बनाया गया। क्लियर, समझ में आ गया ना आपको? ईड और ईगो। यस सर। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर है लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी, लार्जरली अनकॉन्शियस पे होता है, ये भी ईडी की तरह ही। वो होता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ, जिससे तीनों चीज आपको समझ में आ जाए। मेरे अंदर एक ऐसा बिहेवियर जो जिद कर रहा है प्लेजर पाने के लिए, वो मेरा ईगो हो गया। थोड़ी सी अच्छी बात की मैंने, थोड़ी सी रियलिटी को समझा कि नहीं भाई अभी आप इसको चीज को नहीं खरीद सकते, हम नहीं ले सकते, वो ईगो की बात। तो थोड़ा और अच्छी बातें करने लगे, राइट और रॉन्ग बातें करने लगे, आइडियाज हमारे थोड़े से और वाइज हो गए, उस पार्ट को हम कहते हैं सुपर ईगो। There is also a third set of force, the powerful and largely unconscious set of predicates or beliefs that we are acquired in childhood, our ideas of right and wrong। जो हमें बचपन में मिलते हैं ना राइट एंड रॉन्ग के आइडिया, वो जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं ना, जैसे जैसे एज हो जाती है, राइट एंड रॉन्ग चीजें पता लगने लग जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। जब आपको मोरली ये चीज पता लग गई ना, मोरल साइड, नैतिकता की बात आप करने लग गई, जब आप नैतिकता की बात कर रहे हैं इसका मतलब आप अब सुपर ईगो में हैं। आपका वो जो पार्ट है ना, वो सुपर ईगो काम कर रहा है। आप नैतिकता की बात करें, he believe that this moral side of the personality is usually learned by the age of 6 or 6। जब आप 5 या 6 साल के होते हैं, उसी समय से मोरल चीजें हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, और वो कंसिस्टेंटली इनिशिएट होना हो जाता है जब तक हम क्या अडल्ट रहते हैं। तो वो हमारा पार्ट क्या कहलाता है? सुपर ईगो कहलाता है। ठीक है, वही बच्चे वाला एग्जांपल लेते हैं। बच्चा पहला जिद कर रहा था कि चाहिए चाहिए चाहिए, इड है। बच्चे ने रियलिटी समझा, फादर साहब अब दिला नहीं सकते, इसलिए आज नहीं कल खाएंगे चॉकलेट, तो वो ईगो की बात कर रहा है। अब बच्चे को लग गया नहीं ये तो आपकी सेहत के लिए खराब है, आप इसको खा ही नहीं सकते। अब ये जो बच्चे ने सोचा ना, ये मोरली सोचा है, ये नैतिकता के बारे में सोचा है। अब वो उस चीज को नहीं खाएगा, यानी वो सुपर ईगो की बात कर रहा है। Getting my point? Yes everyone। सुपर ईगो कॉन्सेप्ट समझिए, दोबारा चीज मैं आपको फिर करवाऊंगा। लार्जली अनकॉन्शियस के ऊपर है सुपर ईगो। मोरल साइड है, वो मोरल साइड जो हम यानी बच्चे 5 और 6 एज की में सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है। ठीक है, प्रेज, जिससे हमें प्रेज मिलती है ना, बच्चों को हम शाबाशी देते हैं, वो बच्चा समझता है कि तो गुड, ये अच्छी चीज है, ये करनी चाहिए। जिसे हम पनिशमेंट देते हैं ना, बच्चे को लगता है ये तो गलत चीज है, ये नहीं करनी चाहिए। बच्चा ऐसे गुड और बैड सीखता है। थ्रू प्रेज, पनिशमेंट एंड एग्जांपल, चिल्ड्रन लर्न व्हिच बिहेवियर देयर पेरेंट्स कंसीडर गुड और बैड। क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें हम 5 या 6 साल के बच्चा जो सीखना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? यस सर। Those behavior from which children are punished from the conscious one part of the super ego। अब सुपर ईगो के भी 2 पार्ट हैं। सुपर ईगो के भी 2 पार्ट है। पहला कंसाइंस, जो बच्चा सीखता है पनिशमेंट से। बच्चे को जो पनिशमेंट से हम सिखाते हैं, वो पार्ट सुपर ईगो का पार्ट है, वो होता है कंसाइंस होता है। और जब बच्चे को हम आइडियली देते हैं, बच्चे को सेकंड तक करेक्ट क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, कैसे आपको उसको प्रेज मिलती है ना, उस प्रेज को जो मिलती है वो पार्ट सुपर ईगो का कहलाता है, आपका ईगो आइडियल। तो सुपर ईगो भी बेसिकली 2 तरीके की होगी, यहाँ पे कंसाइंस और ईगो आइडियल। कंसाइंस जब आप बच्चे को पनिशमेंट देके सिखाते हैं, वो पार्ट आपका क्या आता है? कंसाइंस होता है। जब बच्चे को प्रेज देके सिखाते हैं, शाबाशी देके सिखाते हैं, वो आपका ईगो आइडियल होता है। द ईड presses for satisfaction, ego try to delay it, and the super ego urges morality above all। देखिए एक लाइन में तीनों चीजें समझा दी। ईड क्या करता है? सेटिस्फैक्शन को प्रेस करता है कि सेटिस्फैक्शन चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। ईगो क्या करता है? डिले करने की कोशिश करता है। और सुपर ईगो क्या करता है? वो मोरालिटी देखता है, क्या ये चीजें सही हैं कि गलत हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मोरल रूप से सोचता है, उसको हम कहते हैं सुपर ईगो। इसलिए सुपर ईगो आपका मोरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है।
Okay, getting a point about the id, ego, and superego. It is all about the id, ego, and superego. Yes, please. Any question about this? Anu, Manju, Monica, No, sir. anyone? क्लियर है सर.